इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित उत्तराखंड बोर्ड के वर्ष 2018 के प्रश्न पत्र के सभी 3 अंकों के प्रश्नों को हल करेंगे। अब प्रश्न संख्या 16 से 25 तक 3 अंक के प्रश्न होंगे। 16वां प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 4830 और 759 का HCF ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने के लिए आप 759 का भाग 4830 में देंगे, जो कि 6 बार जाएगा और शेषफल बचेगा 276। अब 276 का भाग 759 में दिया जाएगा, जो कि 2 बार जाएगा और शेषफल बचेगा 207। फिर आप 207 का भाग 276 में देंगे, जो कि 1 बार जाएगा, शेष बचेगा 69। उसके बाद 69 का भाग हम 207 में देंगे, जो कि 3 बार जाएगा और शेष बचेगा 0। तो जब शेष 0 बच जाता है, जिसका भाग देने पर शेष 0 बचता है, वही संख्या HCF होती है। तो 4830 और 759 का जो HCF होगा वह 69 होगा। अब इसी के अथवा में एक प्रश्न आपको दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 6 घन वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न को हम गणितीय विरोधाभास विधि से हल करेंगे। इसके लिए हम मान लेंगे, माना 6 धन वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तब 6 धन वर्गमूल 2 बराबर P बटा Q, जहां P और Q पूर्णांक है, Q बराबर नहीं हो सकता है 0। तो आप जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है उसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 को बाईं ओर से दाईं ओर ले जाएंगे, तो यह हो जाएगा वर्गमूल 2 बराबर P बटा Q। 6 बाईं ओर से दाईं ओर आने पर 6 हो जाएगा। यदि हम इस समीकरण को गौर से देखें तो इसका जो बायां पक्षी है वर्गमूल 2, यह एक अपरिमेय संख्या है, जबकि दाईं ओर P बटा Q ऋण 6 एक परिमेय है। तो हम लिखेंगे P बटा Q ऋण 6 एक परिमेय संख्या है, जबकि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं बराबर नहीं हो सकती हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है। अतः 6 धन वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। 17वां प्रश्न है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो मानेंगे, माना एक संख्या x है, तब दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 27 ऋण x, क्योंकि संख्याओं का योग 27 है। प्रश्न के अनुसार संख्याओं का गुणनफल 182 है। संख्या हमारी क्या क्या है, x और 27 ऋण x। तो इनका जो गुणनफल है वह बराबर हम लेंगे 182। x से अंदर गुणा करेंगे, x से 27 को गुणा करने पर 27x, x से ऋण x को गुणा करने पर हो जाएगा ऋण x², यह बराबर हो जाएगा 182। अब आप 27 ऋण x² को दाईं ओर ले जाएंगे, तो ऋण x² बन जाएगा धन x² और धन 27x हो जाएगा ऋण 27x प्लस 182 बराबर बचेगा 0। अब हमें 182 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग 27 हो। तो ऐसी संख्याएं होती है 13 और 14। तो हम 27 की जगह लिखेंगे 13 धन 14। उसके बाद आप ऋण x से 13 धन 14 को गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 13x ऋण 14x और x² प्लस 182 को आप ऐसे ही लिखेंगे। अब इन दोनों पदों में हम x कॉमन लेंगे, तो बनेगा x ऋण 13 ऋण लास्ट 2 पदों में हम 14 कॉमन लेंगे, तो यह होगा x ऋण 13। फिर x ऋण 13 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा x ऋण 14 बराबर 0। जब x ऋण 13 का मान 0 रखेंगे तो x बराबर 13 मिलेगा, यानी एक संख्या 13 हो जाएगी और दूसरी संख्या आ जाएगी 27 ऋण x, यानी 27 ऋण 13 अर्थात 14। यह उत्तर हो गया। जब x ऋण 14 बराबर 0 ले लें तो यहाँ से x बराबर 14 मिलेगा, यानी पहली संख्या जो हमने x मानी थी वह 14 आ जाएगी और जो दूसरी संख्या 27 ऋण x थी वह 27 ऋण 14 यानी 13 हो जाएगी। इस प्रकार जो संख्याएं हैं वह 13 और 14 या 14 और
13 होंगी। प्रश्न 18 है, समीकरणों x बटा 7 धन y बटा 3 बराबर 5 और x बटा 2 ऋण y बटा 9 बराबर 6 को हल कीजिए। पहली समीकरण के हरों में 7 और 3 है, तो हम 7 और 3 का लॉसा ले लेंगे जो कि 21 होगा। तो 21 से आप इस समीकरण को गुणा करेंगे, तो 21 गुणा x बटा 7 धन 21 गुणा y बटा 3 बराबर 21 गुणा 5। 7 से 21 कटेगा 3 बार और यहाँ 3 से 21 कटेगा 7 बार, तो बच जाएगा 3x धन 7y बराबर 21 गुणा 5 का मान 105। तो इसे हम समीकरण 1 कह लेंगे। और जो दूसरी समीकरण हमें दे रखी है उसमें देखिए 2 और 9 का हम लॉसा लेंगे जो कि 18 होगा। तो इस समीकरण को हम 18 से गुणा करेंगे, तो 18 गुणा x बटा 2 ऋण 18 गुणा y बटा 9 बराबर 18 गुणा 6। 2 से 18 9 बार कटेगा और 9 से 18 2 बार कटेगा, तो बचेगा 9x ऋण 2y बराबर 18 छक्के 108। समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम 3x को 9x बनाना चाह रहे हैं, तो समीकरण 1 को हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर आपको मिलेगा 9x धन 21y बराबर 315। इसके नीचे आप समीकरण 2 लिखेंगे। अब 9x समान राशियां हैं, इनके चिन्ह समान है, तो चिन्ह बदलने के लिए आप 3 में से 4 को घटाएंगे, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे घटाने पर आप चिन्ह को बदलेंगे। धन 9x का ऋण 9x हो जाएगा, ऋण 2y का धन 2y हो जाएगा, धन 108 को आप ऋण 108 करेंगे। 9x और माइनस 9x कैंसिल हो जाएंगे, धन 21y धन 2y यह हो जाएगा 23y। 315 ऋण 108 का मान होगा 207। 23y बराबर प्राप्त हुआ 207, तो y बराबर हो जाएगा 207 बटा 23। 23 का भाग 207 में 9 बार जाता है, तो 9y का मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम y के मान को समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में जहां पर y था वहां पर हम 9 लिखेंगे, तो यह बनेगा 3x धन 7 गुणा 9 बराबर 105। 7 गुणा 9 की जगह आप 63 लिखेंगे। अब 63 को हम बाईं ओर से दाईं ओर ले जाएंगे, तो यह हो जाएगा ऋण 63। तो 3x बराबर 105 में 63 कम करेंगे तो मिलेगा 42। x बराबर आ जाएगा 42 बटा 3 यानी 14। तो इस प्रकार हमें x बराबर 14 और y बराबर 9 इस समीकरण का हल प्राप्त हुआ। प्रश्न 19, उस समांतर श्रेणी AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। तो हमें दिया गया है सार्वंतर d बराबर 7 और 22वां पद 149। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n की जगह यदि हम 22 लिखेंगे तो a प्लस 22 ऋण 1 यानी 21d बराबर आ जाएगा 149, अर्थात a 22 का मान होगा a धन 21d। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर d की जगह पर 7 लिखेंगे, तो 21 गुणा 7 का मान 147। 147 को हम बाईं ओर से दाईं ओर ले जाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 149 में से 147 कम करेंगे तो 2, तो a बराबर मिला हमें 2, d हमारे पास है 7। अब हमें निकालना है 22 पदों का योग। तो इसके अलावा योग का सूत्र Sn बराबर n/2 a प्लस l, यह सूत्र लगा लेंगे। n की जगह 22 लिखेंगे, a प्रथम पद 2 है, l यानी लास्ट पद अर्थात 22वां पद 149 है। इसे हम हल करेंगे तो यह 1661 प्राप्त होगा। यही प्रश्न का उत्तर होगा। 20वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए cos a बटा 1 प्लस साइन a धन 1 प्लस साइन a बटा cos a बराबर 2 sec a। तो हम बायां पक्ष ले लेंगे, cos a बटा 1 प्लस साइन a धन 1 प्लस साइन a बटा cos a। अब आप इनका लॉस लेंगे, लॉस आएगा 1 प्लस साइन a इंटू cos a। अब 1 प्लस साइन a का भाग लॉस में देंगे तो cos a बाहर जाएगा, cos a से cos a को गुणा करेंगे cos स्क्वायर a। इसी प्रकार cos a का भाग लॉस में देंगे तो 1 प्लस साइन a बाहर जाएगा, साइन a से 1 प्लस साइन a को गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन a होल स्क्वायर हो जाएगा।
cos स्क्वायर ए को ऐसे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर को आप a प्लस बी होल स्क्वायर सूत्र लगा के खोलेंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन ए अर्थात 2 साइन ए बटा हर को हम ऐसे ही लिख लेंगे। इसके बाद हमने साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख लिया प्लस 1 प्लस 2 साइन ए को अलग से लिखा और हर को हमने वैसे ही लिखा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है तो इसकी जगह पर 1 बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए 1 में 1 जोड़ेंगे बन गया 2 प्लस 2 साइन ए ऐसे लिखे और हर को हमने वैसा ही लिख लिया। उसके बाद इन दोनों में हम 2 कॉमन ले लेंगे तो कोष्ठ में बचेगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए एक बार कट गया तो बचा 2 गुणा 1 बटा कॉस ए। अब 1 बटा कॉस ए का मान होता है सेक ए तो यह आ जाएगा 2 गुणा सेक ए अर्थात 2 सेक ए। यही हमारा राइट हैंड साइड था अर्थात यही हमें सिद्ध करना था। 20वें प्रश्न के 18वां प्रश्न है सेक ए प्लस टेन ए होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। तो इस प्रश्न का हमने राइट हैंड साइड ले लिया है दायां पक्ष ले लिया है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। अब हम 1 माइनस साइन ए के कंजुगेट 1 प्लस साइन ए से अंश और हर गुणों को गुणा कर लेंगे तो अंश में 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए गुणा होगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर से आप इसे खोलेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बटा नीचे आप a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a की जगह 1 है b की जगह साइन ए है तो यह हो जाएगा 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब ऊपर की राशि को हम ऐसे ही लिख लेंगे और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो था उसका मान होता है कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आ गया है कॉस स्क्वायर ए। अब आप कॉस स्क्वायर ए ऊपर जो पद है उन सब का हर है तो उन सबको हम कॉस स्क्वायर ए को देंगे आएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए धन 2 साइन ए बटा कॉस स्क्वायर ए धन साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। 1 बटा कॉस होता है सेक तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ हमने 2 साइन ए को ऐसे ही लिखा कॉस स्क्वायर ए को हमने लिख दिया कॉस ए गुणा ऊपर आप यहाँ पर 1 समझ लीजिए 1 बटा कॉस ए यानी कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस ए गुणा कॉस ए प्लस साइन बटा कॉस होता है 10 तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। अब पहला पद सेक स्क्वायर ए है प्लस साइन बटा कॉस को हम लिखेंगे 10 1 बटा कॉस को लिखेंगे सेक प्लस 10 स्क्वायर ए। अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर तो सेक स्क्वायर प्लस 2 10a इंटू सेक ए इंटू 10 स्क्वायर ए का मान हो जाएगा सेक ए प्लस 10a होल स्क्वायर। यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड था तो LHS बराबर RHS यही हमें सिद्ध करना था। 21वां प्रश्न है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 6 माइनस 9 और 4 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 में अंतः विभाजित करता है। तो हमें 2 बिंदु दिए गए हैं इन बिंदुओं को हम x1 y1 x2 y2 मान लेंगे और अनुपात आपको 3:4 दिया गया है 3 m1 मान लेंगे 4 को हम m2 मान लेंगे। तो अंतः विभाजक बिंदु के निर्देशांक का जो सूत्र होता है वह होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और दूसरा कोऑर्डिनेट होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इसमें हम मान रखेंगे m1 की जगह 3 x2 की जगह 4 m2 की जगह 4 और x1 की जगह पर 6 y2 की जगह 6 y1 की जगह 9 और इन्हें हल कर लेंगे 4 और 3 गुणा करेंगे 5 6 और 4 24 बटा 3 और 4 7 3 और 6 को गुणा करेंगे 18 धन 4 और 9 को गुणा करेंगे 36 बटा 7 24 और 12 को जोड़ लेंगे 36 बटा 7 18 36 का मान होगा 18 बटा 7 यही प्रश्न का आंसर होगा। 22वां प्रश्न है यदि 1 1 7 3 12 2 7 21 एक चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक हो तो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 132 वर्ग मात्रक होगा। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति की वैकल्पिक विधि का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। आप इसे चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांटकर भी ज्ञात कर सकते हैं। वह विधि कुछ लंबी हो जाती है तो इसके लिए आप लिख लेंगे xy
और जो पहला निर्देशांक हमें दिया था 1 1, दूसरा दिया था 7 ऋण 3, तीसरा दिया था 12 और 2, चौथा दिया था 7 और 21। पहले वाले निर्देशांक 1 और 1 को हम लास्ट में फिर लिख लेंगे। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2। अब आप एक बार ऐसे गुणा करेंगे, 1 गुणा ऋण 3 आएगा ऋण 3, धन 7 और 2 को गुणा करेंगे 14, धन 12 और 21 को गुणा करेंगे 252, धन 7 और 1 को गुणा करेंगे 7। ऋण अब दूसरे क्वेश्चन में हम ऐसे गुणा करेंगे और इन्हें जोड़ेंगे, 1 गुणा 21 21 आ गया, धन 7 गुणा 2 14, धन 12 गुणा ऋण 3 ऋण 36, धन 7 गुणा 1 7। 1/2 आप वैसे ही लिखेंगे। इस कोष्टक की संख्याओं को आप सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो इसका मान आएगा 270। ऋण 21 धन 14 ऋण 36 धन 7 को आप हल करेंगे तो यह आएगा ऋण 6। 270 में 6 कम करेंगे आएगा 264। 2 का भाग 264 में गया 132 बार, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 132 वर्ग मात्रक। यही हमें सिद्ध करना था। 23वां प्रश्न है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। सिद्ध कीजिए AO बटा BO बराबर CO बटा DO। आपको एक चित्र यहाँ पर दिया गया है। दिया है समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC और BD व AC O पर प्रतिच्छेदित करते हैं और सिद्ध करना है AO बटा BO बराबर CO बटा DO। सिद्ध करने के लिए यहाँ पर हम एक रचना कर लेंगे, OE समांतर AB हम खींच लेंगे। तो यहाँ पर AB समांतर DC हमें दिया गया था, रचना से हमने OE समांतर AB किया, तो इन दोनों के आधार पर हम निर्णय निकालेंगे OE और DC भी आपस में समांतर होंगे। अब हम आएंगे त्रिभुज ABC में, यहाँ पर हमें OE समांतर AB रचना की है, तो इसमें हम लगाएंगे थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा AO बटा CO बराबर B बटा C। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। फिर हम जाएंगे त्रिभुज BDC में, इसमें OE समांतर DC हमने अभी सिद्ध किया ऊपर, तो इसमें भी थेल्स थ्योरम लगाएंगे, तो यह मिलेगा BO बटा DO बराबर B बटा C। अब इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। 1 और 2 में देखिए B बटा C दोनों का दायां पक्ष है, तो इनके बाएं पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएंगे, अर्थात आपको मिलेगा AO बटा CO बराबर BO बटा DO। अब CO को हम BO की जगह ले जाएंगे, BO को CO की जगह पर ले आएंगे, तो यह बन जाएगा AO बटा BO बराबर CO बटा DO। यही हमें सिद्ध करना था। 24वां प्रश्न है, एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 हो। तो इसके लिए आप कोई भी त्रिभुज बना लेंगे, ABC एक त्रिभुज बनाएंगे। उसके बाद B से आप न्यून कोण बनाते हुए एक किरण डालेंगे BX। अब आप प्रकार पकड़ेंगे, उसकी नोक को B पर रखेंगे, पहला चाप आप B1 काटेंगे, फिर आप B1 पर प्रकार की नोक को रखेंगे, दूसरा चाप B2 कटेगा, फिर प्रकार की नोक को आप B2 पर रखेंगे, तीसरा चाप B3 कटेगा, अगला चाप B3 से B4 कटेगा। अब हमें जो अनुपात दिया है वह दिया गया है 3:4। तो अब आप क्या करेंगे, चौथे अनुपात यानी B4 और C को मिला लेंगे। B4 C को मिलाने के बाद आपने अब B3 पर B4 C के समांतर एक लाइन डालनी है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, B4 पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप काट लेंगे, फिर वही चाप आप B3 पर प्रकार की नोक को रख के वही चाप इधर काट लेंगे। उसके बाद आप प्रकार की नोक को यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल की नोक को यहाँ पर रखेंगे। इस दूरी को आप नाप लेंगे, फिर प्रकार उठा के आप इस बिंदु पर रखेंगे और उस दूरी का चाप यहाँ पर आप काटेंगे। B3 और इस बिंदु को मिलाते हुए आप लाइन बनाएंगे आगे को, जो कि BC को C' पर काटती है। इस प्रकार हमें B3 C' और B4 C परस्पर समांतर प्राप्त होंगे। यही प्रक्रिया आप C' पर करेंगे।
यानी AC के समांतर C डैश A डैश भेजेंगे। तो इस प्रकार हमें A डैश B C डैश जो त्रिभुज प्राप्त हुआ, यह ABC का समरूप त्रिभुज प्राप्त हुआ। 25वां प्रश्न है, चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेमी और 14 सेमी है तथा कोण AOC बराबर 40 डिग्री है। यह आपको चित्र दिया गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना है। तो जो छायांकित भाग है वह बड़े त्रिज्यखंड में से छोटे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटाने पर प्राप्त होगा। हमारे पास जो छोटा त्रिज्यखंड BOD है उसकी त्रिज्या हमें 7 दी गई है, उसकी त्रिज्या को हम छोटा r मान लेते हैं। और जो बड़ा त्रिज्यखंड AOC है उसकी त्रिज्या हमें 14 दी गई है, उसे हम कैपिटल R मान लेते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऋण छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुणा पाई r स्क्वायर। तो बड़े वृत्त के लिए हमने बड़ा R लिया हुआ है, छोटे वृत्त के लिए छोटा R लिया हुआ है। थीटा बटे 360 पाई इन दोनों पदों में कॉमन है, इसे आप कॉमन ले लेंगे। पहले वाले में बचेगा r स्क्वायर कैपिटल वाला माइनस दूसरे पद में r स्क्वायर स्मॉल वाला। अब हम इनके मान रख लेंगे। थीटा की जगह हमें दिया है 40 डिग्री बटा 360, पाई की जगह लिख लेंगे 22 बटा 7, कैपिटल R की जगह 14 और स्मॉल r की जगह 7। अब 14 का वर्ग ऋण 7 के वर्ग को हम a प्लस बी a माइनस बी को हम a स्क्वायर मतलब b स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी जैसे आप हल करते हैं वैसे हम इसको लिख लेंगे 14 धन 7 यानी 21 गुणा 14 ऋण 7 यानी 7। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 40 से 360 9 बार कटेगा, उसके बाद 3 से 9 काट लेंगे 3 बार और 21 को काट लेंगे 7 बार। 22 गुणा 7 का मान आ जाएगा 154 बटा नीचे बचा 3 का भाग 154 में देंगे तो बचेगा 51.33 सेमी स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। इसी के अथवा में प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु 8 सेमी ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 2 सेमी है। शंकु को पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला जाता है, गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना गोले की त्रिज्या r है, गोले का आयतन आ जाएगा 4/3 पाई r³। शंकु की त्रिज्या आपको दी है 2, ऊंचाई दी है 8, शंकु का आयतन आप ज्ञात कर लेंगे, सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर आप r की जगह 2 लिखेंगे, h की जगह 8 लिखेंगे। अब देखिए शंकु को पिघलाकर गोला बना हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि जो गोले का आयतन है और शंकु का आयतन है आपस में क्या होंगे, वो बराबर होंगे। गोले का आयतन आप लिखेंगे 4/3 पाई r³, शंकु के आयतन की जगह आप लिखेंगे ये मान, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, नीचे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा, और 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 बार। हमारे पास बचेगा r³ बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। तो r बराबर आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 का घनमूल। तो इसका घनमूल होता है, यानी 3 2 में से आप 1 2 को बाहर करेंगे तो इसका घनमूल आ जाएगा 2। तो गोले की त्रिज्या भी निकली 2, गोले का व्यास आ जाएगा 2 गुणा त्रिज्या यानी 2 गुणा 2 बराबर 4।